दोस्तों नमस्कार। देश चलाना कोई सिनेमा बनाना नहीं है, लेकिन फिल्मी तर्ज पर अगर देश चलने लगे तो सपने हमारी और आपकी आंखों के सामने हमेशा रेंगते रहेंगे। और सिनेमाई तर्ज पे अगर देश चलाने की स्क्रिप्ट लिख दी जाए तो होगा क्या? 2022 इस बात का गवाह है। 2022 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना और किसी ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने दिखाया। लेकिन 2022 का जब वो बजट पेश करने आए तो कोई आंकड़ा सामने रख नहीं पाए, बल्कि यही कहा कि अगले 25 बरस में भारत दुनिया का विकसित देश हो जाएगा। और इस सपने की आगोश में कौन खो गया? इस देश और दुनिया के सबसे रईस शख्स अडानी ने कहा कि दरअसल 2050 तक भारत न सिर्फ विकसित होगा, बल्कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 30 ट्रिलियन डॉलर। अंबानी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि अगले 25 बरस में यानी 2047 तक ही भारत की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके बाद 30 और 40 ट्रिलियन का सपना अपने मुताबिक अंबानी और अडानी ने रख दिया। यह देश अंबानी अडानी का नहीं है, यह देश 140 करोड़ होने जा रहे नागरिकों का देश है। और इस देश की हकीकत में 2022 में यानी इस बरस जब आप गोते लगाने शुरू कीजिएगा तो हो सकता है पानी आपके नाक के ऊपर आ जाए और आंखें भी ढक जाए। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इस दौर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इस दौर में सीवीसी का काम, इस दौर में सीडब्ल्यूजी ने जो किया उसकी परिस्थिति, इस दौर में भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सच, इसी दौर में भारत के भीतर जो रिजर्व विदेशी करेंसी थी उसकी हालत, इसी दौर में डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के तमाम पढ़े लिखे छात्रों का गोता लगाना, और इसी दौर में भारत के बिलियनियर्स एक दो नहीं लाखों की तादाद में इस देश को छोड़ते हुए चले जाना। बहुत कुछ सिखाया है 2022 ने। और 2022 ने तो यह भी बताया अब महज किसान खुदकुशी नहीं करता है, बेरोजगारों की तादाद किसानों से ज्यादा हो चली है खुदकुशी के मामले में। दिहाड़ी मजदूरों की तादाद खुदकुशी के मामले में कहीं ज्यादा हो चली है। इस दौर का पाठ दरअसल दिवालिया होती कंपनियां भी हैं और लोगों के भीतर और घरों और रसोइयों से गायब होते सामान भी हैं। 2022 का कच्चा चिट्ठा डराने वाला है? जी नहीं, यह आपको सपनों की दुनिया में ले जाता है जहां पर एक ही सच उभरेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के तमाम देशों से सबसे बेहतरीन है। यह एक अलग मसला है कि इस दौर में आपका बजट डगमगा चुका है, आपकी नौकरी छिन चुकी है, पीएफ का पैसा निकाला जा रहा है, दाल नून रोटी के लाले पड़ रहे हैं, और इसी दौर में सरकार अपनी वेलफेयर स्कीम को गिनाती है और रिजर्व बैंक कहता है जी नहीं, सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देगी। तो आइए इस सिनेमाई पर्दे पर 2022 के उन सपनों को देख लें जो सपने दिखाए गए। बड़ी मेहनत की है हमारी पूरी टीम ने और इस बात का जिक्र किया कि जरूर बताइएगा 8 लाख बच्चे इस देश को हायर एजुकेशन के लिए छोड़कर चले गए। और अगर वो 8 लाख बच्चे भारत के भीतर रहते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बीते 8 बरस के भीतर 8 लाख नौकरियां हम दे नहीं पाए हैं। और अगर बरस भर का जिक्र करें तो 22,000 से ज्यादा का आंकड़ा नौकरी देने में सरकार का गया नहीं, यानी उससे ज्यादा नौकरियां दे नहीं पाई। बिलियनियर्स ने इस दौर में देश छोड़ना शुरू किया तो उनकी तादाद भी लाख पार कर गई। इसी दौर में कॉरपोरेट ने खुद को सही बताने के लिए मीडिया पर खुले तौर पर कब्जा करने में कोई हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि उसे लगा साख तो मीडिया की होती है, तो मीडिया के आसरे ही खुद को परोस दिया जाए। इसी दौर में डॉलर 10% नीचे आ गया और ऐसा नहीं है कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। जी नहीं, दुनिया भर में सरकारें जासूसी कराती है और भारत में कहा गया जासूसी
इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली। इसी दौर में सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम केस पार्लियामेंट्रीज हो, विधायक हो। सीबीआई के दायरे में 327 सांसद और विधायक, तो ईडी के दायरे में 125 सांसद और विधायक। आईटी ने तो 257 मौजूदा वक्त के सांसदों और विधायकों को नोटिस देकर रखा है। इसी दौर में चुनाव आयोग के भीतर भी एक खामोशी पसरी सी हुई दिखाई दी, लेकिन सिनेमाई पर्दे पर जब स्क्रिप्ट लिखी गई तो इस बात का जिक्र था कि 2022 में न जाने क्या क्या हो जाएगा। कहा गया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, नहीं हुई। कहा गया था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। कहा गया था बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 2022 में नहीं चली। इसी दौर में हर भारतीयों को घर होगा, नहीं मिला। हर घर में 24/7, 24x7 यानी सातों दिन 24 घंटे बिजली रहेगी, नहीं रही। अंतरिक्ष तक में भारतीय एस्ट्रोनेट चला जाएगा 2022 में, वो नहीं गया। इस दौर की पहचान क्या निकाली जाए? क्या आज से नहीं 8 बरस पहले जब कहा गया था मां गंगा ने बुलाया है और मैं उन्हीं के कहने पर आया हूं, और मां गंगा ने बनारस इस देश के प्रधानमंत्री को बुला लिया जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ उस दौर से लेकर अब तक मां गंगा को लेकर? करोड़ों रुपए खर्च, अरबों रुपए खर्च, लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बांट दिए गए राज्यों में, वो उत्तर प्रदेश हो, वो बिहार हो, वो दिल्ली हो, वो हरियाणा हो, वो झारखंड ही क्यों ना हो, वो पश्चिम बंगाल ही क्यों ना हो, लेकिन गंगा जस की तस। शुरुआत में गंगा का जिक्र इसलिए क्योंकि आपका दिल मैला ना हो जाए, आपके दिमाग पे स्वप्न रेंगते रहने चाहिए। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो इस गंगा के साथ भारत की पहचान लिए हुए गांव का जिक्र भी शुरू में कर देते हैं, क्योंकि हर सांसद को एक गांव गोद लेना था। और सरकारी आंकड़ों ने बतलाया कि बीते 8 बरस के भीतर जितने सांसदों की तादाद इस देश के भीतर में है, लोकसभा और राज्यसभा मिला के, उतने सांसदों ने भी गोद नहीं लिया। यानी ये आंकड़ा 1000 गांव से नीचे का है। लेकिन हमारी टीम ने बताया कि 90% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने गांव का मुंह देखा ही नहीं, जिन्होंने गांव को गोद लिया था। कमाल की परिकल्पना और कमाल की स्क्रिप्ट। ऐसी स्क्रिप्ट आपको सिनेमा में दिखाई नहीं देगी। इस पर हम आए उससे पहले इस देश के उस क्रूर हकीकत को अब जानना शुरू कीजिए जो आपको बार बार उस दिशा में ले जाएगा, क्या वाकई ऐसा था? और जब वाकई ऐसा था का जिक्र होगा तो शुरुआत तो इसी बात से होनी चाहिए कि आखिर कितना पैसा जो हमारे पास जमा था सरकारी खजाने में, वह कितना खर्च हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस दौर में जो पैसा खर्च हो रहा था प्रतिदिन के हिसाब से 1609 करोड़ रुपए। इस बरस हर दिन जो पूंजी जमा थी, यानी जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेक्स कहते हैं, हर दिन 1609 करोड़ रुपए घटते चले गए। हर महीने में 48,289 करोड़ रुपए कम होते चले गए और होते होते बरस के अंत में पता चला 71 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 71 बिलियन डॉलर का मतलब है 5,87,525 करोड़ रुपए हमारे रिजर्व फॉरेक्स से गायब हो गए। जब रिजर्व फॉरेक्स जनवरी में हमारे पास था उस समय 633 बिलियन डॉलर था, जो कि लगभग 52-53 लाख करोड़ होता है। और बरस बीत रहा है तो हमारे पास बचा है 562 बिलियन डॉलर, यानी 46,50,000 करोड़। यानी इसमें कम जो हो गए 5 से 6 लाख करोड़ रुपए कम हो गए इसी दौर में, इसी बरस में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में हमारे धंधे बड़े उफान मारने लगे। व्यापार घाटा बढ़ रहा था, वित्तीय घाटा बढ़ते चला जा रहा है, टैक्स के अलावे कोई दूसरी कमाई नहीं। हम लगातार स्कीम दर स्कीम ऐलान करते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक सिल्वर स्क्रीन के नायक की तरह होता है जिसमें स्कीमों का आप ऐलान करते चले जाइए, लेकिन आपके पास कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस विदेशी मुद्रा भंडार के ठीक समानांतर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ते चला गया। स्थिति यह आई कि जब सरकार 2021 में मौजूद थी
उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर सिर्फ इतना आया कि उस समय 47 लाख करोड़ का कर्ज था, आज ये बढ़कर 51-52 लाख करोड़ हो गया। यानी कर्ज में इजाफा और पूंजी का कम होना, यह एक स्थिति थी। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर के जो कोर सेक्टर होते हैं, 2022 ने गजब का गणित लिखा और उसने बताना शुरू किया कि हमारी इकोनॉमी क्या शानदार है। पार्लियामेंट के भीतर जवाब दिए गए, तमाम चुनाव के वक्त रैलियां की गई। इस देश के भीतर 16 बार पार्लियामेंट में कोर सेक्टर को लेकर जवाब दिए गए और कितनी बार ना जाने चुनावी रैलियों में जिक्र हुआ, लेकिन निकला क्या? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, हमारा उत्पादन नेगेटिव में। और जो पॉजिटिव में था वह भी अगर पिछले वर्षों की तुलना करना शुरू करें तो भारत शायद 2013 की स्थिति में आकर खड़ा है, जब हम आपने मनमोहन सिंह की तख्ता को पलट दिया था। वोट के जरिए, लोकतंत्र के जरिए, चुनाव के जरिए उस समय की इकोनॉमी को भी मात देती हुई इकोनॉमी 2022 में खड़ी है। यह चाहे फर्टिलाइजर का क्षेत्र हो, चाहे कोयले का क्षेत्र हो, चाहे सीमेंट का क्षेत्र हो, चाहे स्टील का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो। उत्पादन की दृष्टि से और दुनिया के बाजार में भारत की लगती हुई कीमत शायद हमको पीछे लगातार ढकेलती चली जा रही है। इससे पहले कि हम इस बात का जिक्र करें कि भारत के संस्थानों में 2022 के क्या राग थे, उससे पहले एक वित्तीय घाटा जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बजट भी नए बरस में सामने सरकार के खड़ा है। 59% वित्तीय घाटा बजट में भारत का हो चुका है। 4 महीने बचे हैं। दिसंबर की गिनती नहीं है, जनवरी की नहीं, फरवरी की नहीं, मार्च की नहीं। यानी जो रेवेन्यू आ रहा है और जो खर्चा हो रहा है, लगभग 9 लाख करोड़ से ज्यादा का यह अंतर दिखा रहा है। और खुद सरकार और आरबीआई ये कहने से चूकती नहीं है कि दरअसल 2023 का जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, यानी मार्च 2023 तक की जो स्थिति होगी, ये जो आपको 9,78,000 करोड़ का अंतर जो आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में नजर आ रहा है, ये बढ़कर लगभग 16,61,000 करोड़ का होगा। यानी जीडीपी का लगभग 6.5%। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी, लेकिन अभी है। क्योंकि यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, यह देश चलाने का हुनर है। एक ऐसा हुनर जिसके भीतर नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे आते हैं हमको नहीं पता है। हम टैक्स वसूलते हैं, हम चीजों को बेचना शुरू करते हैं, उसकी कीमत निर्धारित करते हैं और एक कॉरपोरेट को बेच देते हैं। और इसीलिए तो कॉरपोरेट के नेटवर्थ के जरिए भारत की इकोनॉमी का आकलन सरकार करने लगी, फाइनेंस कमीशन करने लगा, नीति आयोग करने लगा, वित्त मंत्रालय करने लगा। स्थितियां इतनी नाजुक हो जाएंगी कि हम लोगों की गिनती नहीं करेंगे। इस देश के भीतर में 140 करोड़ लोगों की परिस्थितियों से हम जूझना शुरू नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। हम तो यह मानकर चल रहे हैं कि दरअसल 2 लाख करोड़ में अगर 80 करोड़ लोगों को पेट भर सकते हैं 5 किलो अनाज के जरिए, तो बाकी चीजों की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है। और सही बात है, जरूरत बिल्कुल नहीं थी। शायद इसीलिए पिछले बरस की तुलना में जो वित्तीय घाटा बजट का है, वह लगभग 15% बढ़ रहा है। हालत खस्ता है अर्थव्यवस्था की, पैसा नहीं है खजाने में, कर्ज बढ़ रहा है। और इन सब परिस्थितियों के बीच जब हम आकलन करना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में इस बात को लेकर तुरंत जिक्र होना चाहिए कि अच्छा, इस देश के भीतर जो हम लोग कहते हैं कि गांव में भारत बसता है, उस गांव को लेकर जो सपने 2014 में खींचे गए थे, उन सपनों की स्क्रिप्ट चलते चलते 2022 में पूरे तरीके से स्मार्ट सिटी की तरफ कैसे बढ़ गई। और स्मार्ट सिटी भी हम एक भी बना नहीं पाए जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे खरी उतरे। खरी उतरने का मतलब साफ पानी टैप से आना है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर इलाज के लिए होना है, इतनी तादाद में बेड होने हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी होने हैं, इंस्टीट्यूशन हर किसी को रोजगार दे सके, नेटवर्थ यानी नेटवर्क ऐसा हो कि जब आप मोबाइल पकड़े या लैपटॉप पकड़े तो उसकी रफ्तार बहुत तेजी से चले, आपके सामने डिजिटल इंडिया भी हो, आपके सामने इकोनॉमी का वो पूरी स्थिति आकर किसी भी स्मार्ट सिटी के जरिए खड़ी हो जानी चाहिए। लेकिन हम उसे खड़ा कर नहीं पाए क्योंकि उसकी नींव में हमारे देश के भीतर के वह गांव थे जहां गरीब और मुफलिसी लगातार
रेंग रही थी। उस गरीबी और मुफलिसी के भीतर इसलिए जाने की जरूरत है क्योंकि सरकार ने 2014 में जो स्क्रिप्ट गांव को लेकर लिखी थी, हर सांसद गांव लेगा, न्यूनतम जरूरतों की चीजों की परिस्थिति से अब आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ जाएगा, मानव संसाधन का विकास होगा, कमाने की बेहतर स्थिति होगी, गांव के भीतर स्वावलंबी स्थिति हर व्यक्ति की होगी और गांव खुद स्वावलंबी होगा। एक आदर्श ग्राम की कल्पना की गई। इसके भी 5 कैटेगरी तय किए गए। पहला ह्यूमन एस्पेक्ट था जिसमें शिक्षा, हेल्थ, भोजन, सामाजिक सुरक्षा। लेकिन भारत के गांव के भीतर में जो रिपोर्ट यूएनडीपी की आती है और जो नीति आयोग की रिपोर्ट बतलाती है वो 99% गांव को इससे खारिज कर देती है। यहां कुछ भी नहीं है। जो दूसरा सोशल एस्पेक्ट था उसमें सामाजिक न्याय, कहां का सामाजिक न्याय, रूल ऑफ लॉ तो गायब हो गया। इसी दौर में गुड गवर्नेंस, ये चीजें कहां चली गई, सामाजिक मूल्य कहां चला गया। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आइएगा तो कहा गया कि आपको भोजन के लिए तरसना नहीं होगा, आपके पास स्किल होगा काम का, आपके पास जो वित्तीय एस्पेक्ट गांव को चलाने का होता है वह खुद आप पैदा कर पाएंगे और न्यूनतम जरूरत, बेसिक जरूरत आपको उसके लिए शहर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। और पर्सनल एस्पेक्ट में इस बात का जिक्र किया गया था, सांस्कृतिक मूल्य क्या होते हैं, निजी मूल्य क्या होते हैं, आपका बिहेवियर कैसे बदल जाएगा और गांव का मतलब आदर्श ग्राम क्या होगा। तमाम परिकल्पनाएं सिनेमाई स्क्रिप्ट के आधार पर चलती रही, सब कुछ रेंगता रहा। स्थिति आ गई कि लोकसभा के 500 और राज्यसभा के 203। पहला आंकड़ा यही निकल कर आया कि इन्होंने गोद ले लिया है। लेकिन यह आंकड़ा दोनों मिलाइएगा तो 703 होता है। लेकिन आज की तारीख में भी 1000 गांव का आंकड़ा नहीं छू पाया, जबकि 8 बरस बीत गए। यानी इस 703 को अगर आप 8 से गुना कर दीजिए और उसके बाद सोचिए कितने हजार हुआ, उसमें से हम 1000 गांव भी पकड़ नहीं पाए। स्थिति क्या है इस रूप में समझिए। 2015 में कहा गया 500 गांव और 203 गांव यानी राज्यसभा के। 2016 में घट के ये आधे हो गए, 234 और 136। 2017 में और कम हो गए, 68 और 13। 2018 में 19 और 2। ये गांव गोद लेने के आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े। और 2019 के बाद सब कुछ रफू चक्कर हो गया, लापता हो गई। अब इस स्थिति के बीच में असल सच यह है कि भारत के इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं। 2022 में हमें लगता है शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वह फैसले जो भारत की राजनीति को प्रभावित करते हों, उन फैसलों पर सत्ता के अनुरूप ठप्पा लगाना। शुरुआत तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से हुई ईडी को लेकर। ईडी किसी की गिरफ्तारी कर ले, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए में कोई दिक्कत नहीं। गिरफ्तारी और एफआईआर किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस देश के तमाम पॉलिटिशियन ने कहा सरकार दरअसल एजेंसी का उपयोग अपनी सत्ता को साधने के लिए और दूसरों या विपक्ष को डराने के लिए करती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट पर भी अपने तरीके से सरकार के अनुकूल मुहर लगा दी। इसी दौर में जाकिया जाफरी का केस डिसमिस हो गया। इसी दौर में बिल्किस बानो रेप और मर्डर करने वाले दोषियों की रिहाई भी देखी गई और जाकिया जाफरी के केस को भी देखा गया। राजीव गांधी हत्याकांड, जी, सभी दोषी को रिहा कर दिया गया। यह भी इस देश ने इसी दौर में देखा। इसी दौर में 10% आर्थिक तौर पर जो कमजोर तबका है उसके आरक्षण को लेकर सियासत की तन्हाई भी देखी और सियासत का तरन्नुम भी देखा। इन दोनों परिस्थितियों में राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा अब इससे जुड़े तमाम केस रद्द कर दिए जाने चाहिए, यह ठीक नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट की आंख खुलते खुलते 7 बरस लग गए। उसके बाद आंखें खुली लेकिन फैसला अच्छा आया। लेकिन इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने जब यह सब किया तो सरकार चेताने से घबराई नहीं। उसने कहा कि सरकार को जनता ने चुना है तो सरकार जजों की नियुक्ति भी कर सकती है। यानी कॉलेजियम को खारिज करने के लिए एनजेएसी की बात और कोई नहीं बल्कि इस देश के लॉ मिनिस्टर ने छेड़ी, कई मंचों पर छेड़ी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें सरकार की भागीदारी यानी खुद लॉ मिनिस्ट्री की मौजूदगी होगी, मिनिस्टर खुद वहां पर नियुक्ति में एक आधार होंगे, उसको लेकर शोरगुल शुरू हो गया। ये डराने के लिए था जैसे ईडी सांसद और विधायकों के दरवाजे पर पहुंचती है, या इस देश के भीतर में चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
रिटायर हुए नहीं, अगले दिन नियुक्त। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस एक्सेप्ट किए गए, ये चेक एंड बैलेंस का एक अद्भुत खेल था। जजों की नियुक्ति सरकार करना चाहती है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है, किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो वह चुनाव आयुक्त सरकार को कटघरे में कभी खड़ा कर पाएगा? जवाब अटॉर्नी जनरल नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ कहते हैं नियम कायदे का पालन हो रहा है। यही परिस्थिति जजों के साथ जोड़कर देखिए। जजों की नियुक्ति अगर सरकार के रहमो करम पर होगी तो फिर कौन सा जज सरकार के खिलाफ किसी फैसले में जा सकेगा या नहीं जा सकेगा? फेरिस्त बड़ी लंबी है और इस लंबी फेरिस्त के मद्देनजर जब आप किसी घर के भीतर झांकिएगा, घरेलू गैस सिलेंडर हो जो 899 रुपए से बढ़कर 1053 हो गया, आटा हो 26 रुपए से बढ़कर 35 रुपए हो गया, पेट्रोल डीजल सोयाबीन तेल 154 से 165 रुपए हो गया, चावल 32 से 35, तुअर दाल 100 रुपए से 120 रुपए हो गई, आलू की कीमत बढ़ गई, दूध सब्जी सोने चांदी होम लोन तमाम चीजों की कीमत इस दौर में बढ़ती चली गई, लेकिन रोजगार के साधन बाजार से गायब होते चले गए। इस परिस्थिति में भारत 2022 में आकर खड़ा हो चला, चूंकि यह एक फिल्मी स्क्रिप्ट है और फिल्मी स्क्रिप्ट के अंत में जीतता नायक ही है। वो नायक तमाम दौर में गलत काम करता चला जाए, लेकिन जीत उसकी होती है, क्योंकि 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस होगी कैसे? और भारत के लोकतंत्र के पोएटिक जस्टिस का मतलब यह है कि आप बरसों बरस तक कुछ भी करते चले जाइए, लेकिन आखिर में जीत आप ही की होगी। और यह गुजरात चुनाव ने 2022 में ही दिखा दिया कि 27 बरस की सत्ता, उस 27 बरस के दौर में उठते हुए सवाल, जनता के भीतर का आक्रोश, महिलाओं का महंगाई को लेकर, युवाओं का बेरोजगारी को लेकर, छात्रों का पढ़ाई को लेकर, सबके भीतर का आक्रोश भी चुनावी जीत का ऐसा पहाड़ खड़ा करता है कि लगता है यकीनी तौर पर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तर्ज पर यह एक पोएटिक जस्टिस हो गया है और नायक जीत गया है। इस नायक के जीतने का मतलब चुनाव की जीत एक ऐसे न्याय की दिशा में ले जाती है जिसके बाद कोई सवाल आप कर नहीं पाए। इस परिस्थिति को समझते बूझते हुए आखिरी के 3-4 सवाल, जो सपने इस देश के लोगों ने देखे, जो सपने इस देश का कॉरपोरेट देख रहा है, जिसकी मांग आम लोग कर रहे हैं, जिसकी मांग कॉरपोरेट कर रहा है, दोनों के बीच में कोई खाई नहीं है, बल्कि अमेरिका या यूरोप सरीखे देश खड़े हैं जो विकसित देश हैं। जिस तेजी से नेटवर्थ की बढ़ोतरी कॉरपोरेट में सत्ता के करीबियों की हुई और भारत की इकोनॉमी उसी नेटवर्थ के आश्रय बढ़ती हुई दिखाई गई, और इसी दौर में जो गरीबी मुफलिसी 5 किलो अनाज पर जाकर टिक गई और उसी पर टिकाए रखने का प्रयास सरकार ने किया, उसको आकलन कीजिएगा तो आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आएगा। एक तरफ 2 लाख करोड़ 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन और दूसरी तरफ लगभग 200 लाख करोड़ जो कॉरपोरेट के हिस्से से निकलकर चलते हुए अलग अलग बरस में बढ़ते हुए 2022 में इसकी तादाद तकरीबन 20 से 35 लाख करोड़ के बीच रेंगती है। वो चंद कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ा देते हैं। सियासत का ये अबूझ खेल 2022 में हर किसी ने देखा है। और न्याय की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान की व्याख्या क्या होती है, लोकतंत्र का राग क्या होता है, सबको 2022 में हर किसी ने देखा, परखा और समझा है। सियासत की इस अबूझ पहेली में 2022 बहुत छोटा साल है। 2023 शुरू होने वाला है। उससे पहले ही आपको शुभकामनाएं दें, बेस्ट विशेस दे दें। 2023 शुरू हो, जुड़ेंगे कल भी, लेकिन इस अतीत के पन्नों को अपने जहन में बांध कर रखिए। तब आप 2023 को लेकर नए नजरिए के साथ चलने की कोशिश करेंगे और हो सकता है 2024 आते आते आपके मानसिक तौर पर परिस्थितियां कुछ नई रंगत के साथ कुछ सवालों को जन्म दे दे। क्योंकि इस दौर में जिसे सवाल करना है, जिसे निगरानी करनी है, वह मीडिया है और आखिरी तमगा उसी के नाम, क्योंकि मीडिया के पास जो एडवर्टीजमेंट
टीआरपी के जरिए आता है, उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा रकम सरकार ने टेलीविजन और प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में बांट कर रखी है, क्योंकि नायक को बड़ा दिखाना है, नायक चकाचौंध में समाया हुआ है। और ये रकम इस दौर में तकरीबन 7 से 8 हजार करोड़ को पार कर जाती है, जो सिर्फ चकाचौंध समेटे हुए नायक को लार्जर देन लाइफ दिखा दे। तो 2022 का पाठ यही है, अंदर जो रहे दिखाई जो दे, लेकिन आपको नजर वो नायक आना चाहिए जो 2023 में बड़े भारी कदमों के साथ कदम रखने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।